40%, 50% अस्पताल के बिस्तर भर गए और संक्रमण का दर भी ऊंचा चल रहा है, तो लॉकडाउन के लिए फिर विचार करना पड़ेगा। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती कि बीमारी तो फैली हुई है, लेकिन अस्पताल कितने लोग आ रहे हैं, अभी 5% आए हुए हैं, 7% आए हुए हैं, बड़ी मात्रा में बिस्तर अभी नहीं भरे हैं। 20,000 बिस्तरों में से कितने बिस्तर आपके भरे, तो उस बात का आकलन करके ताकि अब अगर फैलेगा तो जान हानि हो सकती है। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे भी हर बार हम कार्यक्रम में खास शख्सियत के साथ मिलते हैं, तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हुई और अभी और क्या नया होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमेशा हर बार कुछ न कुछ नया होता है आपके साथ। इस बार स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ नया है? मेरे साथ आपने पूछा तो ओमिक्रॉन हुआ मेरे को। ये आते से ही प्रदेश में सबसे पहले आप ही को हो गया। और स्वास्थ्य विभाग में उसके लिए भी शायद कोरोना को कभी धन्यवाद तो कोई नहीं देगा, लेकिन धन्यवाद परिस्थिति को देना चाहिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको काफी फैसिलिटीज मिली जी। इस दरमियान मेडिकल कॉलेजेस भी बनने के थे, अंबिकापुर वाला रेगुलर चालू हो गया, 3 नए मेडिकल कॉलेज मिल गए। स्वास्थ्य की सेवाओं के विस्तार के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए, बिस्तरों की व्यवस्था के लिए, स्टाफ की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने काफी समय से मांग रखी थी। तो इस दरमियान जाके काफी मांगों को सरकार ने भी स्वीकृति दी, वित्त विभाग ने भी स्वीकृति दी। तो उस लिहाज से अगर कहें तो कोरोना काल में स्वास्थ्य की सेवाओं की वृद्धि शासकीय तौर पे काफी हुई जी। हमेशा से ये देखा जा रहा था, इसके पहले भी, कोरोना के पहले भी, कि स्वास्थ्य में थोड़ा कम बजट या चलो ठीक है वाले मोड में जो स्वास्थ्य विभाग है प्रदेश का ही नहीं देश का भी आ जाता था। तो इस बार कैसे रहा बजट, क्योंकि ये शायद कोरोना काल का सेकंड या थर्ड बजट सेशन होगा ये। बजट के 2 हिस्से हैं, एक वो राशि जो मिलती है और दूसरा जो राशि चिन्हांकित की जाती है, उसमें से आप खर्च कितना करते हो जी। उदाहरण के लिए आपको राशि मिली 4,000 करोड़ रुपए मिले, इसमें अन्य बातों के साथ वेतन एक बड़ा हिस्सा होता है। मान लीजिए कि 2,000 करोड़ रुपए वेतन के थे, तो उतने पद स्वीकृत थे तो बजट में प्रावधान हो गया पैसे का। खर्च आपने कितना किया? 1,000 करोड़, क्योंकि उतना स्टाफ आपके पास नहीं था जी। तो स्टाफ नहीं था तो 1,000 करोड़ बजट में तो दिखा, लेकिन खर्चे में नहीं आया जी। और वो खर्चा नहीं होने के कारण लोगों को उसकी सुविधा भी नहीं मिली, लाभ भी नहीं मिला। स्टाफ नहीं है तो देखेगा कौन? तो इस बार इसमें काफी भर्ती हुई है, काफी लोगों की भर्ती हुई है, निचले स्तर से ऊपर तक। और अभी और अनुमतियां मिली हैं, कुछ मामले हाई कोर्ट में अटक गए हैं, वहां से जैसे ही वो क्लियर होते हैं तो और डॉक्टरों की भी भर्ती हो जाएगी, स्पेशलिस्ट की भी भर्ती हो जाएगी। नीचे के स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की, टेक्नीशियंस की, इनकी तो भर्ती चली रही। मतलब ये कह सकते हैं कि कोरोना काल जो रहा है वो बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए काफी स्वास्थ्य विभाग के मांग को बल देने का काम कोरोना ने किया है। एक तरफ देख रहे थे हम बीच में कि आप लगातार लोगों को वार्न कर रहे थे कि इतने % केसेस यहाँ पे हो सकते हैं जिसमें इतना मेजर डैमेज होगा। उस बीच में प्रदेश में जिस हिसाब से 2 लहर आई, फिर चली गई, फिर अब ये तीसरा लहर। ये तीसरी लहर का स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा है जी। ओमिक्रॉन की बात हुई तो बहुत तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के रूप में इसको माना जा रहा है। एक पहलू वो है कि ज्यादा फैलेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। दूसरा इसका पहलू है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही प्रभावित कर रहा है, छाती में इसका असर कम दिख रहा है। ये उसका दूसरा पहलू है। सतर्क रहने की बात यह है कि अरे हल्का है, कुछ नहीं होगा, ऐसे में धोखा ना हो जाए, परिवार के किसी ऐसे लोगों को आपके माध्यम से ना पहुंच जाए जिनको दूसरी बीमारियां भी हैं। और अभी अस्पताल में भी हम देख रहे हैं कि जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कई लोग दूसरी बीमारी से आ रहे हैं, भर्ती होने के बाद टेस्ट करने पे पता जा रहा है कि कोरोना भी उनको है और अंततः उनकी मृत्यु भी हुई। तो ये दोनों चीज से हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि इसका असर ऊपरले हिस्से में, श्वास के शरीर के प्रबंधन के ऊपर के हिस्से में ज्यादा हो रहा है, छाती में
कम तर दिख रहा है, लेकिन उसमें अगर हम लापरवाह बने तो पता नहीं फिर गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। जी, जैसे महाराष्ट्र में कई बार हर बार ये हो रहा है कि वो एक डेथ रेशियो अज्यूम करके चल रहे हैं, फिर उस हिसाब से चीजों को मैनेज करें। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ है क्या? हम लोगों ने करीब 20,000 बिस्तर शासकीय क्षेत्र में कोरोना के लिए चिन्हांकित करके तैयार किए हैं। 20,000 में 6-7 हजार बिस्तर होंगे जहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, सामान्य बिस्तर है। तो जिन मरीजों को ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो ग्रसित हो गए हैं लेकिन घर में रहने की स्थिति ना हो या कहीं अलग के फैसिलिटी में आके रहना चाहें, तो उनके लिए आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन की व्यवस्था है। फिर ऑक्सीजन के बिस्तरों की, तो 20,000 में अगर 6-7 हजार हटा दीजिए तो 12-13 हजार ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था है। इनमें से 7-1 हजार 8 हजार मानिए कि ऑक्सीजन युक्त बिस्तर होंगे, और ऊपरली जो संख्या बचेगी 5-1 हजार, ये एचडीयू, आईसीयू, वेंटिलेटर युक्त बिस्तर, इनकी संख्या तुलनात्मक कम है और प्रेशर वहीं आता है। अगर एक साथ इतने पेशेंट आ जाएंगे जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो उस मात्रा में फिर उपलब्ध नहीं दिखते। तो आज हमको कल के लिए अगर और कुछ करना है तो आईसीयू अभी भी और बढ़ाने की गुंजाइश है, बाकी में तो हम संतोषजनक स्थिति में। तो ये तो हुई आपकी एक विभाग की बात, लेकिन पिछली बार जब हमने आपकी तैयारियों को देखा था तो एक मेजर लेवल पे, चूंकि गांव तक कोरोना उतना नहीं पहुंचा था, वहां तक के स्थितियां संतुलित थी, मनरेगा साथ में चल रहा था, सारी चीजें थी। इस बार आप लोगों ने डिसाइड किया कि किसी भी तरह का लॉकडाउन अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा जरूरत ना हो नहीं लगाएंगे। अभी भी वही स्थिति है, रोज केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन लॉकडाउन की स्थिति नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो लॉकडाउन की स्थिति को इस बार जोड़ा गया है अनुभव के आधार पे। जी। अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की कितनी प्रतिशतता, कितनी संख्या भर गई है। आपको चिंता किस बात की है कि एक बीमारी आएगी, वो आपको प्रभावित करेगी, क्या आके चली जाएगी या गंभीर परिणाम आएंगे, अस्पताल में जाना पड़ सकता है। जी। तो अगर 40%, 50% अस्पताल के बिस्तर भर गए और संक्रमण का दर भी ऊंचा चल रहा है, तो लॉकडाउन के लिए फिर विचार करना पड़ेगा। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती कि बीमारी तो फैली हुई है लेकिन अस्पताल कितने लोग आ रहे हैं, अभी 5% आए हुए हैं, 7% आए हुए हैं, बड़ी मात्रा में बिस्तर अभी नहीं भरे हैं। 20,000 बिस्तरों में से कितने बिस्तर आपके भरे, तो उस बात का आकलन करके, ताकि अब अगर फैलेगा तो जान हानि हो सकती है जी। आप उनको ऑक्सीजन का बिस्तर उपलब्ध नहीं करा पाओगे तो लॉकडाउन लगाओ, फिर अब हम फैलने की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तब फिर लॉकडाउन लगेगा। वरना अभी तक जैसा भी चल रहा है, अस्पताल में आने वालों की संख्या, वैक्सीनेशन का भी एक प्रभाव है, नए वेरिएंट का भी प्रभाव हो सकता है। तो कुल मिला के अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या जब 40%, 50% हो जाएगी और संक्रमण दर भी बढ़ा हुआ रहेगा, 15% या उससे ऊपर बना रहेगा, फिर लॉकडाउन के लिए विचार करने की बात है। पंचायत विभाग में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि अभी नया सत्र भी चालू होने वाला है। पंचायत विभाग के माध्यम से पंचायत और ग्रामीण विकास इस विभाग का नाम दिया हुआ है। दो इसके हिस्से हैं, एक पंचायत, पंचायती राज और उसका व्यवस्था, पंच से लेके जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका गठन और इनके जिम्मेदारियों का संचालन। कि ये अब 29 बिंदु संविधान में दिए गए हैं जो पंचायती राज के माध्यम से देखरेख होने हैं, इनकी व्यवस्था आप लोग कैसे कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग, उनको बताना और काम का निष्पादन, जो काम जाते हैं ये पंचायत की तरफ से हो गया। रूरल डेवलपमेंट की तरफ जब हम जाते हैं तो फिर विकास के कार्यों की तरफ हम चल जाते हैं। PMJSY की सड़कें, ये मुझे भी संतोष है कि काफी सकारात्मक परिणाम आए। पिछले 3 साल लगातार नेशनल लेवल पे भी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में छत्तीसगढ़ रहा और हमने अच्छी गुणवत्ता की सड़कें देने में सफलता हासिल की। कहीं कोई शिकायत आती थी तो उसको भी हमने निराकरण अच्छे से किया। मैं संतुष्ट हूँ। PMJSY का जहां तक सवाल है कि सड़कों का निर्माण का काम जो चल रहा है, ब्रिजेस इत्यादि के भी जो काम मिले हैं, चल रहे हैं, वो संतोषजनक काम है। पीछे हम रह गए हैं तो प्रधानमंत्री आवास में, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे हम लक्ष्य में काफी पीछे रह गए।
उसके लिए हम राशि उपलब्ध बजट का हिस्सा हम उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जो लोन के माध्यम से हम करते हैं। पिछली सरकार में निर्णय हुआ था कि बजट से नहीं, लोन से लेके हम अपना हिस्सा देंगे और फिर किस्त के रूप में पटाते जाएंगे। उसमें हम जरूर पीछे हैं। और बाकी जो पंचायती राज की व्यवस्थाओं में पेशा कानून को नियम बना के कारगर बनाने का है, उसमें अंतिम चरण में बात चल रही है, प्रकाशन भी हो गया है, उसको उपलब्ध भी करा दिया गया है, लोगों की राय भी ले ली गई है। अब अंतर विभागीय सलाह से कि जो पंचायती राज के अधिकारों में बात आएगी उससे दूसरे विभाग प्रभावित होंगे, तो इसमें आपका क्या कहना है? और फिर मुख्यमंत्री जी से उसको साझा करके और नियम पेशा के वो कारगर हो जाएंगे। फिर एक तीसरा और महत्वपूर्ण विभाग जो हमेशा विवादास्पद रहता है, कि कभी सेंट्रल कभी स्टेट, कि जीएसटी का मामला हमेशा इधर उधर होता रहता है। जीएसटी का मामला काफी क्लियर है कि राज्य की सरकारों ने अपने संवैधानिक टैक्स लगाने के अधिकार को जीएसटी काउंसिल में निहित कर दिया। मेरे उसके बारे में जरूर विचार कुछ और हैं। मैं इस व्यवस्था से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ को इसमें काफी नुकसान है। एक रेट टैक्स का पूरे देश में रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो राज्य, मान लीजिए हम उत्पादक राज्य हैं, हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ बॉक्साइट है, हमारे यहाँ चूना पत्थर है, सीमेंट हम जिससे बनाते हैं, हमारे यहाँ और संसाधन है, आयरन ओर हमारे यहाँ पर है। तो जो चीज हम बनाते हैं लेकिन हम खपत नहीं कर पाते, तो टैक्स किस चीज पे लगता है? अगर आपने टैक्स खपत पे किया तो हम तो खपत नहीं करते। भिलाई की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने सारे सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं, आयरन ओर बाहर की फैक्ट्रियों में चला जा रहा है, अभी भी पूरा उसका इस्तेमाल प्रदेश में नहीं होता, तो हमको उसका टैक्स अब नहीं मिलता। पहले हम उसमें वैट लगाते थे, सेल्स टैक्स लगाते थे, अब उसके ऊपर जहां खपत होगा उसको टैक्स मिलेगा। तो खपत अगर सीमेंट का उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश के शासन को 50% मिल जाएगा, 50% केंद्र सरकार को, 50% उत्तर प्रदेश की सरकार को। तो हमको तो यहाँ फैक्ट्री लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे यहाँ से कोयला निकल रहा है, कोयला अगर हमारे यहाँ खपत होगा तो टैक्स हमको मिलेगा, पर अगर कोयला दूसरे राज्य में गया, यहाँ से गुजरात गया कोयला, वहां खपत हुआ तो टैक्स वहां पर लगेगा। तो जीएसटी का जो स्टेट का एसजीएसटी है वो गुजरात को मिलेगी, और सीजीएसटी है सेंट्रल जीएसटी, वो केंद्र सरकार को मिलेगी। तो हमको तो केंद्र सरकार के टैक्स का हिस्से का एक हिस्सा हमको मिलता है, वो पहले भी मिलता था। वित्त आयोग जब बना था, वित्त आयोग के माध्यम से 31% हमको मिलता था, अब 41-42% राज्यों को मिलता है। तो केंद्र के हिस्से का हमको मिलता है, और जो हमारा हिस्सा था वो जो बाहर खपत होता है हमको नहीं मिलता। रेगुलरली इस पे चलते रहता है कि केंद्र सरकार को आप पत्र लिख रहे हैं, सीएम साहब फिर पत्र लिख रहे हैं, तो ये पत्राचार चलते रहता है, लेकिन वो जो एक मेजर अमाउंट है जो वहां से आना है, ये जीएसटी की राशि अब तो कम बच गई। जब से लोन वाली व्यवस्था हल हो गई, उसमें भी जो हम लोगों ने पक्ष रखा था अंततः वो माना गया, और केंद्र सरकार ने जो लेना चाहिए था वो उन्होंने एक खिड़की से लोन लिया, और पटाने के लिए जो हमारे हिस्से की राशि है टैक्स की, उससे आप पटाते जाओ। लेकिन हर राज्य अलग लोन लेता, उससे कहीं बेहतर था कि एक जगह से लोन लिया जाए केंद्र सरकार, और वो उनको भी अपने बजट से नहीं पटाना है, जो सेस का पैसा है, जीएसटी सेस का पैसा है, उसी से पटाना है। वो हो गया, तो वहां विवाद नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी जो पत्र लिखते हैं वो हमारे वो ड्यूज जो है पुराने, कोयले का सेस का ड्यूज है, दूसरी चीज का ड्यूज हमारा है, केंद्र सरकार से जो हमको राशि हमारी मिलनी चाहिए वो केंद्र सरकार ने नहीं दी है। उसके लिए उनका कहना है 20,000 करोड़ कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकती है राशि। एक बार मैंने 20,000 करोड़, मैंने उसके डिटेल्स देखे नहीं इसलिए मैं आधिकारिक रूप से नहीं कह पा रहा, लेकिन कम से कम 20,000 करोड़ रुपए अगर किसी राज्य के आप रोक दोगे तो स्वाभाविक है कि राज्य को लोन भी, जो कहते हैं लोन लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, तो किस चीज के लिए? हमारी ही आमदनी आप हमारे को नहीं दे रहे हो तो हमको मजबूरी में लोन लेना पड़ रहा है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को लाते हैं कि जो हमारा हिस्से का चीज है, जो हमारा ड्यू है, वो तो हमको दे दो। ठीक बात है। वापस लौटते हैं थोड़ा आपकी तरफ। प्रदेश में जनता को बचाते बचाते आप खुद 2 बार इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। अब इसको क्या समझे हम?
इसको दोनों चीज देखें कि एक तो सतर्क कर दिया प्रदेश को कि देखो भाई सबको हो सकता है कि हम्म, बाबा बिना मास्क के दिखते ही नहीं है, हम्म, तो उसके बाद भी हो सकता है। जी। सोचो कि अगर बाबा मास्क नहीं लगाते तो 4 बार 6 बार हो गए होते, जी, और गंभीर रूप से हो गए होके अस्पताल जाना पड़ता। तो दोनों चीज हुआ कि एक मुझे हुआ तो मुझे लगा कि कम से कम ये भी संदेश देने का इसके माध्यम से अवसर है, देखिए सब सतर्क रहिए। कोरोना कहीं भी कभी भी किसी को भी हो सकता है। आप एहतियात बरत रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई मेरे को एहतियात बरतने में कमी हुई जिस कारण से हो गया, ठीक है, हल्का हुआ तो हल्का हुआ, मतलब ठीक है, मास्क पहनते थे तो हल्का हुआ, ठीक काम था। हाँ। तो शायद ऐसा संदेश अगर जाए तो सब कोई और अच्छे तरीके से इसका सामना करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी को कुछ होता है, कोई जनरल व्यक्ति है, कोई बहुत स्पेशल पर्सन है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आपके दोनों ही कोरोना काल में मैंने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी चीजें रेगुलर जारी थी। कहाँ से लाते हैं इतना पैशन? मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी ली है हाँ। उसको पूरा करना चाहिए। अगर मेरी ऐसी स्थिति होती कि मैं उठ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, तो फिर वो मजबूरी थी। हाँ। मैंने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया कि कोरोना से ग्रसित होने के कारण एक दूरी बना के मैं अगर काम लगातार कर सकता हूँ तो मुझे काम वो करना चाहिए। आगे प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश है? खुशहाल हो सब, सुखी हो सब, भाईचारा हमारे बीच में बना रहे, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान छत्तीसगढ़ की बनी रहे, और कोई भी परिस्थितियां आए, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो कोरोना की हो, एक आत्मविश्वास के साथ हम उसका सामना करें, एक जागरूक छत्तीसगढ़िया के रूप में हम उसका सामना करें, ये जानते समझते हुए कि हाँ ये चुनौती है लेकिन हम इसका सामना करके आगे जा सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बहुत सारा टाइम दिया हमें, प्रदेश की स्थिति हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी तक हमारे साथ कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी थे। अगले अंक में फिर कुछ नई जानकारियों के साथ, नई विभूतियों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।